देखा कि इन 2 दिनों में हमारी सोच कहीं ना कहीं डिफर भी कर रही थी कि मैम अगर मैं यहाँ से कान पकड़ के चलूं तो भी तो यहीं पहुंच रहा हूं, मैंने आपको कुछ बताया, तो इसका मतलब इसे कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड डायग्राम। दैट इज द वन विच डू नॉट हैव द स्टैंडर्ड फॉर्मेट, जिसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, उसे कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड डायग्राम्स। आज हमें बहुत सिंपल बातें करनी है, और जहां तक अगर कल हमारी क्लास ऐसी 2 घंटे पूरी मिली तो कल चैप्टर नंबर 1 रैप अप करेंगे। मैम कल? हाँ मैम आज हम कुछ साइकिल्स पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए टीवी ऑन करा दूं? भरत भैया टीवी ऑन कर दो, थोड़ा एंटरटेनमेंट जरूरी है। हाँ टीवी चला दो। चलिए अब ध्यान से सुनेंगे बात, बेटा ध्यान से सुनना है बात। चलो हमने OTC देखा हुआ है, आपको याद है? ऑर्डर टू कैश। चलो अब ना आज हम कुछ नई बातें देख रहे हैं, बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल, लेकिन अगर एग्जाम में पूछेगी तो अच्छे खासे नंबर मिलेंगे। इस बार मैम आप हमेशा तो इस बार के क्वेश्चन भी डील कराते थे एग्जाम के, लेकिन इस बार आपने फ्लो चार्ट का क्वेश्चन अभी तक डील कराया नहीं क्लास में, क्योंकि इस बार फ्लो चार्ट आया नहीं। नवंबर 18 में फ्लो चार्ट पूछा ही नहीं, तो अब आपके पास इससे दो बात बनती है, एक कि मई में पूछेंगे, और दूसरा ये हो सकता है कि इतना कंटेंट ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में है कि उनको फ्लो चार्ट उतना जरूरी नहीं लग रहा, लेकिन हमने तो अच्छे से उसको पढ़ लिया है, और क्लास रैप अप करने से पहले एक बार और पढ़ा दूंगी मैं आपको, क्योंकि ये चीजें तो फिर भी आप याद कर जाएंगे, उस पर थोड़ी सुनने वाली बातें। अब यहां ध्यान से सुनना है बेटा। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? OTC, जिसने हमें बताया था कि कैसे सेल्स प्रोसेस आगे बढ़ता है स्टेप बाय स्टेप, याद है? दैट इज फ्रॉम द कस्टमर ऑर्डर टू द डिलीवरी और टू द कलेक्शन। ये C को अगर मुझे याद रखना है तो कैश का मैं कलेक्शन भी याद रख सकता हूं, लेकिन बोला जाता है ऑर्डर टू कैश। अब हमें देखना है, जरा ध्यान से देखेंगे, P2P, गुड मॉर्निंग, P2P दैट इज प्रोक्योरमेंट टू पेमेंट। क्या? प्रोक्योरमेंट टू पेमेंट। अब बड़े ध्यान से देखना है, हमारे पास चैप्टर नंबर 1 में सिर्फ 4 स्टेप्स दिए गए हैं। P2P स्टैंड्स फॉर प्रोक्योरमेंट टू पेमेंट। मैम यहां पे 2 ये और यहां पे 2 ये, हाँ ऐसा ही लिखते हैं, मैंने कोई अपनी मर्जी से नहीं लिखा, यहां P2P ऐसा ही लिखा जाता है। अब यहां देखेंगे हमारे पास, चलो बताओ अगर मुझे कोई भी परचेज करनी है तो आपके हिसाब से उसका क्या स्टेप होता होगा? अरे परचेज करने जाना है, इसमें इतना सिंपल है। अच्छा आप कह रहे ऑर्डर दो, सामान आ जाएगा, खाली सामान आएगा कि बिल भी आएगा साथ में? बिल भी आएगा साथ में, और जब बिल आएगा तो हमें करनी पड़ेगी पेमेंट। लेकिन बेटा यहां पे, हाँ जी, अरे वो कह रहा है बायर तो परचेज करता था ना, हम बेचते थे तो क्या हुआ? हम बेचते थे भाई, हाँ बायर परचेज करता था। अभी हम कौन है? हम बायर हैं, ठीक है? उस केस में हम सेलर थे, कोई बात नहीं। यहां से सुनेंगे ध्यान से, हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 में स्टेप दिए हैं वो 4 स्टेप है, PGIP, जो कहता है सबसे पहले करो परचेज, फिर आएगा विथ, और अगर मैच कर जाए तो कर देना पेमेंट। लेकिन अगर ये इतना सिंपल होता ना तो मुझे आपको पढ़ाना ही नहीं पड़ता इसको, लेकिन मैम आपने P को सिर्फ कहा परचेज करो। अब ध्यान से सुनना, इस परचेज के अंदर 4 और बातें हैं। स्टेप 4 ही हैं, परचेज, गुड्स रिसीट,
इनवॉइस एंड पेमेंट। इस बात को बड़े ध्यान से सुनना, चैप्टर नंबर 2 में परचेज मॉड्यूल नाम का एक टॉपिक आएगा। उस वक्त मैं इन चारों स्टेप्स को अलग अलग एक्सप्लेन नहीं करूंगी, जरा ध्यान से सुनना है बात को। ये परचेज में कहते हैं कि ये कौन है? स्टोर कीपर। इसको सामान खरीदना है तो आसान है, जाए और खरीद लाए? नहीं, ये सबसे पहले मांगेगा क्या? पर चलो एक कहानी सुनाती हूं मैं आपको। एक स्टोर कीपर था, उसको क्या चाहिए? सामान। उसने परचेज मैनेजर को फोन किया और कहा सर इतने क्वांटिटी की स्टोर में रिक्वायरमेंट है, क्या ठीक बात है? परचेज मैनेजर ने कहा अच्छा फिर खरीद लो, लेकिन उससे पहले कई सारे सप्लायर्स की कोटेशन मंगवा लो, चेक कर लेते हैं किसका प्राइस हमें सही बैठता है, वहीं से मंगा लेंगे। कोई गलत बात कह रहे हो? स्टोर कीपर ने कहा ठीक है सर मंगवा लेता हूं। उसने सप्लायर्स को फोन किया और वहां से आ गई उनकी कोटेशंस। परचेज मैनेजर ने कहा ठीक है, मैं उन कोटेशंस को पढ़ता हूं और जो मुझे पढ़ने के बाद ठीक लगेगा उसमें से मैं ऑर्डर प्लेस कर देता हूं। ठीक बात है? और आप ही ने बताया कि ऑर्डर प्लेस करने के बाद का स्टेप होता है गुड्स का मिलना। आपने यही तो बोला, ऑर्डर करेंगे गुड्स मिलेगा, गुड्स के साथ पर्ची आएगी और पर्ची और गुड्स अगर मैच कर गए तो पेमेंट करेंगे। लेकिन यहां पे गुड्स मिलने से पहले परचेज में 4 स्टेप होते हैं। स्टेप नंबर 1 परचेज रिक्विजिशन। रिक्विजिशन का मतलब टू टेक द परमिशन फ्रॉम परचेज मैनेजर। उससे पूछ लो भाई, उससे रिक्वेस्ट कर लो कि मुझे ये सामान खरीदना है, बोलो खरीद लूं। अगर ये हाँ कर दे तो होता है RFQ। ये सारे शब्द असलियत में यूज होते हैं, ऑडिट रिपोर्ट में लिखे जाते हैं। RFQ वगैरह ये सारे शब्द ऑडिट रिपोर्ट में लिखे जाते हैं। मैम RFQ क्या है? रिक्वेस्ट फॉर कोटेशंस। कि भाई परचेज मैनेजर अब क्या करेगा? कोटेशन मंगवाएगा किससे? डिफरेंट सप्लायर्स से। स्टेप क्या हुआ? 1। स्टेप 2 रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। जब कोटेशन मांगेंगे तो आएगी कोटेशन। कोटेशन का मतलब क्या होता है? जितना सामान आपने मंगवाया है उसको हम कितने प्राइस में डिलीवर कर पाएंगे और उसके साथ आपको क्या क्या ऑफर और प्राइसेस दिए जाएंगे, वो कहलाता है कोटेशन। और इन कोटेशन को स्टडी करने के बाद मैं करूंगी प्लेस ऑर्डर। और जब ऑर्डर प्लेस हो जाएगा उसके बाद आएगा गुड्स विथ इनवॉइस और करनी होगी फिर पेमेंट। इसका मतलब अगर मैं चैप्टर नंबर 2 में मॉड्यूल पूछेगा तो ये 8 स्टेप लिखूंगी, 7 स्टेप, 4 3 7 नहीं, वहां पे 8 है, क्योंकि वो कहते हैं कि परचेज मैनेजर चेक करेगा कि इतने सामान की जरूरत है या नहीं। मतलब जब स्टोर से रिक्विजिशन आएगी तो वो एक बार में हाँ नहीं बोलेगा, वो कहेगा रुक मैं देख लेता हूं कि ऐसा कुछ हो भी चाहिए भी या नहीं। तो 8 स्टेप बनते हैं वैसे, लेकिन हमें अभी चैप्टर 1 में 4 ही बताए गए, PGIP। लेकिन ये बात बताई गई कि परचेज में अपने 4 स्टेप होते हैं। परचेज रिक्विजिशन, RFQ दैट इज रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, वहां से आएगी कोटेशन और फिर करेंगे इनवॉइस की पेमेंट। ठीक है, गुड्स रिसीव होने के बाद जो पर्ची आएगी उसके बाद उसकी करेंगे पेमेंट। बोलो ठीक है। चलिए, पहला तो साइकिल हो गई किसकी? P2P और कौन सा प्रोसेस? परचेज प्रोसेस। बेटा प्रोसेस है तो सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज है, और अगर सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज है तो मजबूरन हमें इसी सीक्वेंस में उसको लिखना होगा। एक साइकिल हो गई। दूसरी साइकिल है ह्यूमन रिसोर्स साइकिल। आपको SM में मैंने 3 स्टेजेस पढ़ाए हैं, याद कर लो आज तो।
प्री सिलेक्शन, सिलेक्शन, पोस्ट सिलेक्शन। इसका मतलब ह्यूमन रिसोर्स को मैं जब भी देखूंगा तो मुझे ये तीनों ही दिखेंगे। या तो कोई भी स्टेप किसका होगा, सिलेक्ट करने से पहले का, या सिलेक्शन के ड्यूरिंग का, या सिलेक्शन के बाद का। आपको यही याद रखना है कि 3 स्टेजेस होते हैं और 4 स्टेप होते हैं। ROCT। R तो हमें रिक्रूटमेंट सा नजर आ रहा है कि भाई यहां पे तो R स्टैंड्स फॉर, सबसे पहले क्या करो, उनको रिक्रूट करो। अब यहां पे कुछ अंतर समझना है। अब इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, बड़े ध्यान से सुनना है बेटा। आप मान लो मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने आई हूं, तो मैं आपको अपने एक्सपेक्टेशंस बताए आपको लेके कि भाई देखो मैं एक कंपनी हूं, आप एम्प्लॉय जो मेरी कंपनी में आ रहे हो उसको ये काम करने होंगे और हम अपने एम्प्लॉय से इन फलानी बातों की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वो कहलाता है ओरिएंटेशन। अपने बारे में बताना वो कहलाता है ओरिएंटेशन। लेकिन एक इंटरव्यू ये भी होता है कि एम्प्लॉय से पूछा जाता है वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, तुम्हारे हिसाब से तुम क्या करने आए हो यहाँ, कितने साल में तुम सोच रहे हो कि मुझे ग्रोथ मिलेगी, कितने साल में तुम सोच रहे हो कि मैं आगे बढ़ूंगा। दैट इज नोन एज career planning. That is, this is the conversation between employee and the company. और पहले वाले में company and the employee। फिर से बता रही हूं, ध्यान से सुन लो। ओरिएंटेशन कहता है कि जब मैनेजमेंट एम्प्लॉय को कंपनी के रूल्स रेगुलेशन, उसके काम, उसके एक्सपेक्टेशन के बारे में बताता है, तब वो कहलाता है ओरिएंटेशन। लेकिन भाई तुम भी तो कंपनी से कुछ उम्मीदें रख के आए होगे कि मैं अगर यहाँ पे काम करूंगा तो मुझे इतने पैसे मिलेंगे, मैं शायद इतने साल में ग्रो कर जाऊंगा। ये सारी बातें जो एम्प्लॉय टू कंपनी होगी वो कहलाती है करियर प्लानिंग। बोलो ठीक है। 2 बातें हुई, पहली रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन मान सकते हैं हम लोग, फिर ओरिएंटेशन एंड करियर प्लानिंग। दोनों के बीच में डिफरेंस समझ गए। ओरिएंटेशन हम बता रहे हैं, करियर प्लानिंग उससे पूछ रहे बताओ तुम्हारी क्या सोच है। लेकिन मैम यहाँ पे तो एक और सी है। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आपको कंपनसेशन शब्द याद है, लेकिन यहाँ पे है करियर डेवलपमेंट, दैट इज जिसको हम लोग, आपको याद है वो 4 शब्द, अप्रेजल कहते हैं कि लेट द एम्प्लॉय वर्क, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी अप्रेजल, और अगर नहीं ठीक से काम करे तो निकाल दो। देखो टर्मिनेशन सिर्फ बैड कंडक्ट की वजह से नहीं होता है, रिटायरमेंट भी हो सकता है, वॉलेंट्री स्विच भी हो सकता है कि भाई मुझे कहीं और से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो मैं VRS कि अब मैं काम नहीं करना चाहता हूं, लेकिन स्विचिंग इज मैं ग्रोथ के लिए आगे बढ़ना चाहता हूं। ठीक है। टर्मिनेशन से पहले एक इंटरव्यू होता है जिसे कहते हैं एग्जिट इंटरव्यू। जैसा आने से पहले इंटरव्यू होता है वैसा ही जाने से पहले भी होता है। हर कंपनी ये बात जानना चाहती है कि भाई तुम क्यों जा रहे हो, क्योंकि उनकी कोशिश होती है कि अगर ये पैसे के लिए जा रहा है और अगर हम उस पैसे को इसको दे सकते हैं तो हमारी सबसे पहली कोशिश क्या होती है कि इसको वो पैसे दे के रोक लो, क्योंकि आपने उसको एक्सपीरियंस दिया है, आपसे ही वो काम सीखा है। अब अगर वो दूसरे के पास जाएगा तो काम तो यही करेगा, लेकिन आपका एक्सपीरियंस कहीं और काम आएगा। तो टर्मिनेशन के 3 रास्ते हो सकते हैं, फर्स्ट रिटायरमेंट, दूसरा स्विचिंग बिटवीन द कंपनीज, और तीसरा इज एक्सपेल्ड। एक्सपेल करने का मतलब किसी को नौकरी से निकाल देना। तो यहां पर किसी भी, देखो प्री सिलेक्शन एंड सिलेक्शन, ये क्या है, पोस्ट सिलेक्शन। उसको बताओ अपने बारे में, उससे उसके बारे में पूछो, उसको काम करने दो
और उसके हिसाब से दो उसको अप्रेजल। मैंने आपको बताया कि अप्रेजल कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ये बात हमने एचआर साइकिल में बड़े ध्यान से देखी है। उसके बाद टर्मिनेशन। टर्मिनेशन क्या कहता है? जब कंपनी से वो एम्प्लॉय छोड़ के जाएगा 3 कारणों की वजह से, रिटायरमेंट, स्विच बिटवीन द कंपनीज और एक्सपेल्शन। एक्सपेल्शन का मतलब उसको नौकरी से निकाल दिया गया है। तो ये मैम ऐसा पूछते हैं क्या? 100% पूछते हैं। और इसके पीछे आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें मुझे सिखानी होंगी। मैम तो अभी ये क्या लेस इंपॉर्टेंट है? नहीं, ये साइकिल है और इस साइकिल के ऊपर कुछ बात हमें करनी है। 2 साइकिल हुई है, कौन कौन सी? P2P, PGIP, that is purchase, goods receipt, invoice, payment. HR cycle, ROCT, recruitment, orientation and career planning, career development and termination. ध्यान से सुनना है बात को। यहाँ पे क्योंकि शब्द साइकिल या प्रोसेस लगा है तो ये बातें सीक्वेंस में ही होनी है, ये बात सीक्वेंस में ही होनी है। 2 साइकिल्स, हाँ ये लिख लो, चलो 2, फिर 2 और आगे बढ़ेंगे, फिर साइकिल्स निपटाएंगे, फिर दूसरी तरफ आगे बढ़ेंगे। आज 3 तारीख है। अच्छा, ऑलमोस्ट लोग अब आ गए हैं, तो मैं आपको कुछ बात बोलना चाहती हूँ। बेटा आप प्लीज थोड़ा अपने ग्रामर पे काम कीजिए, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। आपको बहुत चोट लगेगी कसम से। आप जो मैसेजेस करते हैं, मैं कोई टारगेट किसी को भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरे पास 4 मैसेज में मैम की भी स्पेलिंग 4 होती हैं, एंड दैट्स फैक्ट। आपको लग रहा होगा कि यार मुझे तो आती है मैम की स्पेलिंग, और दूसरे चेक भी करें मैंने तो सही भेजी थी ना, ऐसा नहीं, लेकिन एक्चुअली दिस इज फैक्ट। इतना बुरा सेंटेंस फॉर्मेशन है कि आपका नॉलेज जो है वो आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे कंटेंट में, सिर्फ परेशानी ये है। और दूसरा, मोबाइल पे एग्जाम है नहीं कि वो समझ जाए। तो अगर आपके साथ ऐसी कोई परेशानी है जो आपको, तो मुझे नहीं लगता कि आज देख लेंगे कितनी लेवल की परेशानी है, लेकिन उसको ठीक करना पड़ेगा आपको। आई यहाँ पे पीरियड कब होते हैं? हाँ, किस स्लॉट में टेस्ट है? हम साइकिल्स खत्म करेंगे, उसके बाद एक कहानी मैं आपको सुनाऊंगी, फिर हम लोग टेस्ट लेंगे। इससे पहले लेकिन मैं थोड़ी नरम दिल हो गई हूँ आजकल। नए साल में मैंने ये चीज सोची कि मैं गुस्सा कम करूंगी। हाँ ठीक है, वैसे तो मैं गुस्सा करती नहीं हूँ, फिर भी कल मैंने गुस्सा किया ही नहीं। कब गुस्सा किया मैंने? अरे इतना तो ऐसे ही छोटा मोटा। तो मैं आपको 15 मिनट रीडिंग रिवीजन टाइम भी दूंगी। अब बस इतनी खुशी मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही। चलो, ऑडिट की क्लास है तो मैं जितना समय आपको लिखने के लिए दूंगी उतने ही मार्क्स का टेस्ट मैं कंडक्ट करूंगी। आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, 11 बजे। चलो फटाफट से लिखो, फिर आज बहुत काम करना है आपको। हाँ, आज खाली पढ़ाई हुई। परचेज प्रोसेस, दैट इज P2P। P2P में स्टेप 1 परचेज, क्या मैं यहां लिख दूं PGIP? बेटा P2P तो असलियत में यूज होता है, ये PGIP याद कराने के लिए है। P2P असली में यूज होता है, लेकिन PGIP याद कराने के लिए है। परचेज involves procurement of goods through following activities:
that is requisition from managers, जिसको आप परचेज रिक्विजिशन भी कह सकते हैं. उसके बाद रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, दैट इज RFQ. ये शब्द भी असली में यूज होता है. कोटेशन एंड प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर. Step 2 is goods receipt. बेटा P साइलेंट होता है. रिसिप्ट नाम का कोई शब्द नहीं है. ठीक है. तो अगर हम कहीं सुनते हैं, किसी के मुंह से सुनते हैं, वो बन गए हैं, हमें बनना है. हाँ, याद रखना ये बात. गुड्स रिसीट, the ordered goods are received by the organization at the agreed mode of transport. आपने लॉजिस्टिक्स में ये बात देखी है कि अगर किसी को भी सामान पहुंचाना है तो हमें उससे इस बात के बारे में तय कर लेना चाहिए कि हमें कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से सामान पहुंचाना है. स्टेप 3, इनवॉइसिंग. इनवॉइस रिसीव्ड with the goods is processed, that is the reconciliation of goods charged and received is done and accounts are updated. क्या मैंने जो यहाँ पे बात लिखी है हमें समझ आ रही है? मैंने कहा कि इसका रिकंसिलेशन कर लो. जितना पर्ची में लिखा गया है और जितना हमें एक्चुअली मिला है उनके बीच में चेक कर लो एक बार. स्टेप 4 इज पेमेंट. वंस द गुड्स आर रिसीव्ड and invoice is processed, the payment is done to the supplier at an agreed manner. चाहे तो इसको 1 कर लो. 1 2 is ह्यूमन रिसोर्स साइकिल, दैट इज ROCT. लेकिन याद रखना है कि एक C इसके अंदर भी आता है करियर प्लानिंग के नाम से, और एक ये C है जो कि करियर डेवलपमेंट है. Recruitment and selection. The first step is to identify भरत भैया the eligible candidates and to onboard them
to onboard them with certain selection process. नीचे से ना शीट्स ले आइए लिखने के लिए. B is orientation and career planning. Orientation means briefing the candidate about the organizational culture, policies and expectations from the employees. On the other hand, career planning means the expectations of the employees towards the company is being discussed. Number 3 is career development. Career development targets the appraisal. मुंह बंद करके लिखो. Appraisal for the employees during their service tenure. That is the increments, promotions, punishments, etc. And fourth is termination. अभी रखिए. Termination includes the exit of the employees from the organization due to any of the reasons like retirement, switching of the firms, or expelled from the service.
9:10 हुए। 9:25 से आप लिखना शुरू करेंगे जो आपसे लिखने को मैं कहूंगी। तो 15 मिनट आपको जो देखना है अपनी नोटबुक से वो देख लो। उसके बाद बच्चों के जैसे ये मत बोलना मैम इको की कॉपी रख सकते हैं ऊपर दबाने के लिए इसका। और उसके बाद आपको ये शीट्स दी जाएंगी आपके आंसर्स लिखने के लिए। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लिखो। क्यों चीटिंग क्या है इसमें? और एक बात, 11 बजे से पहले भरत भैया अगर मैं यहीं पे हूं फिर भी अगर कोई इस कमरे से बाहर जाता है तो EIS की उसकी क्लास आगे से खत्म है। हाँ बिल्कुल, लेकिन 11 बजे से पहले आप तब भी नहीं जाएंगे। चलिए मुंह बंद और दिमाग जितना आप चला सकते हैं चलाइए। हाँ, जो रिवाइज करके नहीं आए वो शोक मनाए। नहीं, मुंह बंद। और अगर एसएम थोड़ी भी ढंग से पढ़ी है तो मुझे लगता है कि 10 से 15 मिनट में आप मैक्सिमम चीजों को एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। मुंह बंद। समझ में शायद आ नहीं रहा है आपको और आप मेरा रेजोल्यूशन दूसरे दिन तोड़वाना चाहते हैं। कल नहीं टूट। बेटा मुंह बंद कर लो बिल्कुल। और जिनको भी फालतू की मुस्कुराहट आ रही है ना, मुंह बंद हो जाए आपका एकदम अभी।
ओए हीरो, गया तो वापस मत आना। नहीं, बैठ जा चुपचाप, बिल्कुल बैठ जा एकदम। गया तो वापस मत आना, आज भी और कल से भी। कैसे आना हुआ भाई? हाँ, मैं मजाक करके पूछ रही हूँ आपसे, जो आप सोच रहे हैं कि मैं आप जवाब देंगे नहीं इस बात का। क्या टाइम हो रहा है दोस्त? 9 नहीं बज रहा है, 9:15 बज रहा है। क्लास शुरू हुए 45 मिनट हो गए हैं। मैं यहाँ 8:29 से हूँ, लेकिन चलिए आपको 8:30 पे आना था, वो मेरी गलती है। आपको पता था ना आज मेरी क्लास है, तो फिर कल मैंने समझाया भी था कि 8:30 का मतलब क्या होता है। एसएम पढ़ के आए हो भाई? हिंदी में पूछ रही हूँ, एसएम पढ़ के आए हो पक्का? क्योंकि 10 मिनट में टेस्ट शुरू होने वाला है, तो आराम से कहीं खुले में जाके बैठ जा। भरत भैया इनको शीट्स दे दीजिए। मैंने आपसे ये कहा कि अभी लिखना है। 9:25 पे ही मैं पेपर डिस्क्लोज करूंगी आपको, लेकिन आप शीट्स इनको दे दीजिए, जिससे ये बोले हमें तो मिली नहीं शीट, अभी टाइम स्टार्ट मत करो। हम यही करते थे ना भाई, खुद ही, इसलिए पता है, खुद यही करते थे इसीलिए। 2012 आईपीसीसी टॉपर से था मेरा फाइनल। मैंने उस टाइम पे टॉपर्स पढ़ाता नहीं था। नहीं, मुझे ऐसा कोई बहुत इस पे आपको मेरे ऊपर दया दिखाने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर में मैं करूंगी आपके लिए ये। When I disclose the paper, the things will get changed. अभी बनाए पेपर भाई, अभी आपसे बात,
अभी लिखा है ये। हाँ, क्या दिक्कत है? तो टीवी में दिखेगा। पेपर लीक नहीं हो जाए उस डर से मैंने पहले से छपाए नहीं। फाइव मोर मिनट्स। और एक बात, अगर जो बच्चे सिर्फ एक पेन गलती से लेके आते हैं या किसी से दूसरे से मांगा हुआ है, जो भी है रीजन, एक ही कलर के पेन से लिखेंगे आप, एंड दैट टू कोशिश करेंगे ब्लैक। और फिर भी अगर मैम हम तो ब्लैक पेन लाए नहीं है ऐसा वैसा कुछ भी, तो एक कलर का पेन आपका दो कलर आया शीट पे और मैं शीट फाड़ के फेंक दूंगी। अब ये ठीक है, दो कलर से लिखना है। हाँ यार देख, हीरो तो बन मत। हाँ तो बैठ चुपचाप मुंह बंद करके, और बिल्कुल हीरो बनने की यहां कोशिश नहीं करना एकदम। 50 मार्क्स का एसएम का पेपर आता भी 50 मार्क्स का है। 50 नंबर का पेपर है, 1.5 घंटे का समय है। देखिए एक और बात, आपका ये टेस्ट की सीरियसनेस आपके आगे के टेस्ट डिसाइड करेगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं सारा ईआईएस पढ़ाऊंगी और मेरी ड्यूटी खत्म। अगर आप सही में चाहते हैं कि कुछ यहीं पे याद हो जाए और रह जाए वहां तक, और हम लगातार टेस्ट लें, तो लेट्स सी क्या करते हैं आप। जिस भी रो में 5 से ज्यादा लोग बैठे हैं, वो अपने आप उठ के स्कैटर्ड हो जाइए मुझे बोले बिना। तो अभी से बैठ जाओ ना, दिक्कत क्या है? जिस भी रो में 5 से ज्यादा लोग बैठे हैं वो स्कैटर्ड हो जाइए इमीडिएटली, मेरे बोले बिना। क्या आपने अपनी रो की गिनती लगा ली? Two more minutes and your notebooks will be closed. ये बातें मुझे अब आपको बच्चों जैसे समझाने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या करना है। चलिए पैकअप कीजिए, इमीडिएटली पैकअप कीजिए और 2 मिनट का रीडिंग टाइम ले लीजिए। पैकअप कीजिए उसको इमीडिएटली। नो नोटबुक्स इन द डेस्क। अरे यार कैसे समझाना पड़ रहा है मुझे यार, ये अच्छा लग रहा है बोलने में। कम ऑन, गेट रेडी इमीडिएटली। हिंदी में मैंने बोला कॉपी बंद कर दीजिए और उसको रख दीजिए अंदर।
कोई प्रकार की किताब, एक शब्द मत निकालना मुंह से। मैं क्वेश्चंस आपके सामने हैं। पहला क्वेश्चन, विथ रीजंस करेक्ट एंड इनकरेक्ट। Question 2, 3, 4, 5, 10 marks each with 2 sub questions. कौन सी चीज कितने नंबर की है उसके सामने लिखी है, तो कंटेंट उस हिसाब से डेवलप करेंगे। अंदाजन माना जाता है कि 2 नंबर के लिए 40 वर्ड्स लिखने चाहिए। 2 नंबर के लिए 40 वर्ड्स लिखने चाहिए। अब अंदाजा लगा लो आप कंटेंट आपका कैसा होना चाहिए। भरत भैया, जिसकी भी गर्दन भी हिल रही है ना, उसको फेंको बाहर उठा के बिल्कुल। द पेपर इज इजी, सिंपल। मैंने बिल्कुल इसमें किसी भी प्रकार की अभी कोई तोड़ मरोड़ नहीं की है। आई जस्ट वॉन्टेड टू सी कि आप किस तरीके से इस पेपर में परफॉर्म करते हैं, उसके बाद वी विल सी द एक्सटेंट ऑफ द कंटेंट। हाँ, अगर आप 5वां क्वेश्चन भी एक बार देख लीजिए, बहुत सिंपल है। एक तो स्वॉट है और दूसरा है कि कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी समझाओ। ठीक है, ये लीजिए। नहीं, आंसर्स ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस में होना चाहिए, लेकिन अगर आप क्वेश्चन 2 लिख रहे हैं तो क्वेश्चन 2 का ए और बी सीक्वेंस में हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन का ए है स्वॉट, एक्सप्लेन स्वॉट एनालिसिस, एंड सेकंड इज एक्सप्लेन कॉस्ट लीडरशिप एंड डिफरेंशिएशन। टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखिएगा।
भरत भैया, RMS सर को बोलिए कि वो 11 के बाद ही आए। 11 बजे तक बच्चे टेस्ट लिखेंगे, 20-25 मिनट उनको ब्रेक चाहिए, तो वो थोड़ा उसी हिसाब से स्टार्ट करें। Try to start new question from a new page. फोन नहीं उठा। हाँ ठीक, क्योंकि कम से कम 15-20 मिनट तो चाहिए यार, ऐसे तो